हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू यूट्यूब वीडियो ऑन हिपोजी स्टडी हब। हम हिपोजी स्टडी हब में आप सभी का स्वागत करते हैं। दोस्तों, मैं आज का जो टॉपिक लाया हूँ क्लाइमेटोलॉजी का एक पार्ट है, मतलब उसका एक टॉपिक है जिसे वायुमंडल कहा जाता है। यानी वायुमंडल यह हर एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। हर एग्ज़ाम्स में आता रहता है और पूछे जाते हैं, इससे क्वेश्चन ट्रेंडिंग में बना रहता है। तो आइए दोस्तों, हम आज शुरू करते हैं अपना टॉपिक वायुमंडल की संरचना और संगठन के बारे में जानेंगे कि वायुमंडल का संगठन और संरचना किस तरह का है और वायुमंडल किसे कहते हैं। यह सारी बातें आज हम लोग समझेंगे और इस क्लास में अच्छे से अपने माइंड में फीड करेंगे। तो दोस्तों, आइए ले चलता हूँ टॉपिक की तरफ। वायुमंडल यानी गैसों का घेरा। कैसे गैसों का घेरा? वायु क्या है? गैस। मंडल का अर्थ होता है आवरण यानी घेरा। वायुमंडल मीन्स गैसों का घेरा यानी गैसों का आवरण। गैसों का आवरण। तो दोस्तों, वायुमंडल का अर्थ आप लोग समझ चुके हैं। यानी वायुमंडल का मतलब होता है कि गैसों का घेरा। यानी यहाँ यह बताया गया है, यह गैस हर ग्रह पे पाए जाते हैं। मतलब कई ग्रह हैं, उनके चारों तरफ गैसों का घेरा ही वायुमंडल कहलाता है। और अगर वायुमंडल के संगठन की बात करें तो वायुमंडल मुख्यतः 3 तत्वों से मिलकर बना होता है। वह 3 तत्व हैं जलवाष्प, कण और गैसें। दोस्तों, धूलकण, जलवाष्प और गैसें, यही 3 तत्वों से मिलकर वायुमंडल का निर्माण होता है। तो आइए हम उन गैसों को भी समझेंगे। इन गैसों में जैसे वायुमंडल में विद्यमान प्रमुख गैस नाइट्रोजन जो कि 87% तक वायुमंडल में विद्यमान है। वहीं ऑक्सीजन मुख्यतः 21% और आर्गन आपका आ जाता है इसमें 0.93%। और कार्बन डाइऑक्साइड 0.3%। तो दोस्तों, यहाँ नाइट्रोजन की अगर चर्चा करें, नाइट्रोजन क्या विशेषता है नाइट्रोजन की? नाइट्रोजन जो है पौधों में प्रोटीन निर्माण में सहयोग होता है। नाइट्रोजन पौधों में प्रोटीन निर्माण में सहयोग होता है या पौधों में प्रोटीन का निर्माण करता है। और वहीं प्रोटीन निर्माण के साथ साथ में यही नाइट्रोजन जो हम कह सकते हैं, जैसे आप लोग नाइट्रोजन ज़्यादातर देखा नहीं गया है क्योंकि यहाँ रंगहीन है और यह गंधहीन है, इसीलिए। तो दोस्तों, हम बता दें, नाइट्रोजन आप लोग कहाँ देखे होंगे? आइए बताते हैं कहाँ देखे होंगे। आप लोग देखे होंगे कि जो कभी कभी रंगमंच होता है, जैसे इंडिया सेट है, उस पर अदाकारा जब अपनी अदाएँ बिखेर रही होती है यानी अपनी अदाएँ दिखा रही होती हैं। दोस्तों, अदाकारा मतलब होता है कि अभिनेत्री यानी हीरोइन, जिसे आप लोग कहते हैं। हीरोइन तो कुछ दूसरा हो जाएगा, लेकिन यहाँ अदाकारा ही सटीक रहेगा। जब वो अपना कला दिखा रही होती है तो उसके ठीक साइड में दोनों ऐसे 2 यंत्र लगे होते हैं जिससे धुआं निकलता रहता है। उसके डांस के दौरान, उसके परफॉर्मेंस के दौरान वो जो धुआं होता है वो नाइट्रोजन ही होता है। वही धुआं रंगमंच में इसका उपयोग होता है, यानी नाइट्रोजन का रंगमंच में भी उपयोग होता है। और दोस्तों, नाइट्रोजन मिट्टी में राइजोबियम बैक्टीरिया द्वारा विलीन होती है। कौन सी बैक्टीरिया? राइजोबियम।
राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करता है, यह नाइट्रोजन को मिट्टी में विलीन करता है, जिससे पौधों और फसलों का भी निर्माण होता है। और दोस्तों वहीं साथ ही नाइट्रोजन आग की तीव्रता को कम कर देता है। जैसे ब्राज़ील में लगे आग, जो कि पूरा ब्राज़ील जल रहा था, समझ लीजिए। ऑस्ट्रेलिया, हाल ही में अभी ऑस्ट्रेलिया में लगा था, कितने कंगारू वहाँ के जल चुके, जंगली जीव जल चुके वहाँ पे। तो उसमें नाइट्रोजन की काफ़ी भूमिका होती है। नाइट्रोजन 78% है, ये इम्पॉर्टेंट है, इसे होना भी चाहिए। ये आग की तीव्रता को रोकती है, यानी आग की तीव्रता पर अवरोध, यानी ये आग के बढ़ने से रोकती है नाइट्रोजन। अब वहीं ऑक्सीजन की बात कर लेते हैं। ऑक्सीजन क्या है, आग को जलने में प्राथमिक तत्व है जो सहयोग देता है। दोस्तों ऑक्सीजन को जीवनदायिनी गैस कहा जाता है। जीवनदायिनी क्यों कहा जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन मानव श्वसन में प्रक्रिया के दौरान वो मानव सांस लेने में, उसे जीवित रखने में वह पहली भूमिका निभाता है। ऑक्सीजन हर जीव प्राणी सभी के लिए अति महत्वपूर्ण है गैस है। जहाँ ये जीवनदायिनी है दोस्तों, हम आप लोगों को बता दें, वहीं यह जीवन ले भी सकती है। आइए बताते हैं कैसे ये जीवनदायिनी यानी जीवन दे सकती है और जीवन ले भी सकती है। तो दोस्तों आप लोग जानते हैं कि ऑक्सीजन क्या करता है, किसी चीज़ को जलने में सहयोग करता है, यानी ऑक्सीजन जलने में सहयोग करता है। 21% है, यानी 21% है। अगर ये 21% है, आप लोग कल्पना करिए कहीं ये 78% हो जाता है, जबकि ये 78% नाइट्रोजन जो है आग को जलने मतलब विस्तार से जलने में अवरोध डालती है, बाधाएं डालती है। कहीं ऑक्सीजन जो है 78% हो जाए और नाइट्रोजन 21% हो जाए, तो बताइए क्या नाइट्रोजन इस पर हावी हो पाएगा 78% पे? नहीं। अगर इस विषय में देखा जाए तो यह जो है फैल जाएगा, पूरा दुनिया यानी पूरी पृथ्वी जल के राख हो सकती है अगर ऑक्सीजन ज़्यादा बढ़ गई। इसलिए कोई भी चीज़ यदि ज़्यादा हो जाता है, अति हो जाता है, तो कुछ ना कुछ विनाशकारी घटना के रूप में अपना रूप बिखेरता है। तो दोस्तों उसके बाद में है आर्गन आ जाता है। आर्गन हम लोग वायुमंडल में 0.93% विद्यमान पाते हैं। आर्गन क्या करता है, आर्गन का उपयोग एलईडी बल्ब में, लाइट इमिटिंग डायोड, दोस्तों ये लाइट इमिटिंग डायोड है, एलईडी बल्ब में इस गैस का काम आता है। एलईडी बल्ब में आर्गन गैस को भरा जाता है। अब आ जाता है कार्बन डाइऑक्साइड। दोस्तों यह एक हरित गृह गैस है, यानी ग्रीन इफेक्ट गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ने से वैश्विक तापन बढ़ता है, जिसे ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। वैश्विक तापन जब बढ़ता है तो इससे पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, और पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ने से ग्लोबल वार्मिंग होता है, ढेर सारी क्षतियाँ पहुँचती हैं। और वहीं पे कार्बन डाइऑक्साइड और भी एक कार्य करता है, जिसमें यह प्रकाश संश्लेषण का कार्य करता है। जब पौधे प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपनी ऊर्जा का अर्जन करते हैं, उस समय यही कार्बन डाइऑक्साइड सहयोग करता है, यानी प्रकाश संश्लेषण का कार्य करता है। और यह वैश्विक तापन में वृद्धि करता है, यानी ग्लोबल वार्मिंग करता है। वैश्विक तापन में जब ये वृद्धि होने लगी तो एक सम्मेलन का आयोजन किया गया, जो कि 1997 में किया गया था। 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल की संधि की गई। क्योटो प्रोटोकॉल, दोस्तों क्योटो प्रोटोकॉल की संधि क्यों की गई थी? जब पूरे विश्व को लगा, यूएनए में जब यहाँ रिपोर्ट आई कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है, जिससे विश्व में ग्लोबल वार्मिंग की घटना बढ़ती जा रही है, और
थम नहीं रही है, तो वहाँ क्योटो प्रोटोकॉल एक सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें यह बताया गया कि हमें कार्बन डाइऑक्साइड को कम करना है। इसमें क्योटो प्रोटोकॉल में कार्बन डाइऑक्साइड को कम करने की एक समझौता किया गया। दोस्तों, नाइट्रोजन का क्या कार्य है आपको बता दिए। नाइट्रोजन का परसेंटेज 78% मूलतः है, ऑक्सीजन 21% है, वहीं आर्गन 0.93% है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.3% है। तो ये सारी गैसें हमारे वायुमंडल में मुख्य रूप से विद्यमान हैं। आइए दोस्तों, अब हम ले चलते हैं संरचना यानी इसकी परतों की तरफ आप लोगों को ले चलते हैं। आइए हम लोग परत को समझते हैं। सबसे पहले क्षोभ मंडल यानी स्ट्रेटोस्फेयर, दूसरी परत समताप मंडल यानी स्ट्रेटोस्फेयर, तीसरी परत मध्य मंडल यानी मेसोस्फेयर, चौथी आयन मंडल को आयनोस्फेयर, बहिर्मंडल पांचवी यानी बहिर्मंडल को एक्सोस्फेयर कहते हैं। तो हम लोग समझते हैं क्षोभ मंडल को। क्षोभ मंडल का विस्तार वायुमंडल में 0 से लेकर 18 किलोमीटर तक है। दोस्तों, यह 8 किलोमीटर से 18 किलोमीटर तक कहा जा सकता है, क्योंकि ध्रुवों पर क्षोभ मंडल का विस्तार, स्ट्रेटोस्फेयर का विस्तार ध्रुवों पे 8 किलोमीटर और इक्वेटर यानी विषुवत रेखा पर 18 किलोमीटर तक पाई जाती है। क्यों पाई जाती है आप लोगों को हम बता दें। जब पृथ्वी, एक डायग्राम के माध्यम से हम लोग समझते हैं, ये हो गई पृथ्वी, ठीक, ये हो गए ध्रुव, ये दोनों ध्रुव हो गए, और ये रहा इक्वेटर यानी 0 डिग्री। अब ये 8 किलोमीटर, यहाँ 8 किलोमीटर यानी दोनों ध्रुवों पे समान 8 किलोमीटर है, और यहाँ 18 किलोमीटर इक्वेटर पे यानी 0 डिग्री लाइन पे यहाँ 18 किलोमीटर तक वायुमंडल में क्षोभ मंडल का विस्तार पाया जाता है। क्यों पाया जाता है? क्योंकि जब सूर्य की किरणें ज़्यादातर सीधी रेखा में इक्वेटर पे ही पड़ती है, जिससे टेम्परेचर हाई हो जाता है, पृथ्वी अपना टेम्परेचर छोड़ती है, और यह इसी के कारण 18 किलोमीटर तक विस्तार हो जाता है। और ध्रुवों पे ज़्यादातर ठंड मौसम रहता है, ठंडा रहता है, सूर्य की किरणें वहाँ तक पहुँच नहीं पाती हैं। तो दोस्तों, आप लोग ये समझ चुके हैं। आइए क्षोभ मंडल की तरफ ले चलते हैं। क्षोभ मंडल में इसका विस्तार इसी कारण से 8 किलोमीटर ध्रुवों पर और 18 किलोमीटर विषुवत रेखा पर पाया जाता है। और क्षोभ मंडल में अगर बता दें तो सारी मौसमी घटनाएं, हवा, तूफान, साइक्लोन और कई अन्य घटनाएं, जो सारे मौसम की वर्षा से लेकर सब कुछ, बूंद वर्षा, बारिश, तूफान, जितनी भी घटनाएं होती हैं सब स्ट्रेटोस्फेयर यानी क्षोभ मंडल में ही होती हैं। यह गतिविधियां, जैसे क्षोभ मंडल में सबसे ज़्यादा घनत्व पाया जाता है। क्षोभ मंडल में ग्रीन हाउस गैस प्रभाव होता है। ग्रीन हाउस गैस प्रभाव में जैसे कार्बन डाइऑक्साइड आ जाता है, हाइड्रोजन आ जाता है, और CFC आ जाता है, और अन्य गैसें भी ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट में आ जाती हैं। जो कि ग्रीन हाउस गैस क्या करता है, पृथ्वी के औसत टेम्परेचर को बनाए रखता है। दोस्तों, पृथ्वी का औसत टेम्परेचर आप लोगों को बता दें 15% पृथ्वी का औसत टेम्परेचर है, यानी तापमान। पृथ्वी का औसत तापमान 15% है। ग्रीन हाउस गैस का प्रभाव होता है, इसमें बादलों का बनना, बारिश होना, बिजली कड़कना आदि जैसी घटनाएं क्षोभ मंडल में होती हैं। और इसके साथ ही क्षोभ मंडल में क्या होता है कि इसका तापमान जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ बढ़ते जाएंगे घटता जाता है। इसका तापमान किस तरह से घटता है? जैसे आप 165 मीटर ऊपर जाएंगे 1 डिग्री सेल्सियस इसका तापमान कम हो जाएगा। अगर 1000 मीटर ऊपर जाते हैं यानी 1 किलोमीटर ऊपर जाते हैं तो इसका तापमान 6.5 डिग्री कम हो जाता है। अब वो क्यों कम हो जाता है? यह तापमान का सामान्य ह्रास दर कहलाता है। इस कम होने की प्रक्रिया तापमान का सामान्य ह्रास दर
तापमान का समान ह्रास दर 165 मीटर ऊंचा जाने पर इसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है। 1000 मीटर ऊंचे जाने पर यानी कि 1 किलोमीटर ऊंचे जाने पर इसका तापमान 6.5 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है। यह प्रक्रिया तापमान का सामान्य ह्रास दर कहलाती है। अब दोस्तों हम समताप मंडल की तरफ ले चलते हैं। इसी के साथ एक पॉइंट और बता दें, यहाँ पे क्षोभ मंडल और समताप मंडल के बीच को डिवाइड करने वाली रेखा जिसे ट्रोपोपाज कहते हैं, यानी ट्रोपोपाज क्या कहलाती है दोस्तों? ट्रोपोपाज। ये जो पॉइंट हम आप लोगों को बता रहे हैं ये एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम आप आज इस टॉपिक पर यानी वायुमंडल के बारे में आप लोगों को विस्तार से पूरा विस्तृत चर्चा करके बता दे रहे हैं। आप लोग जुड़े रहिए और समझते समझते इसे याद करते चलिए, क्योंकि जितने भी पॉइंट्स बताए जा रहे हैं सब एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चंस हैं और यह परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपको मेंस में भी लिखने में यह काफ़ी लाभदायक साबित होगा। एक एक फैक्ट जो है जो इसमें बताया जा रहा है सब एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस है। दोस्तों आइए आप लोग जुड़े रहिए और आखिरी तक जुड़े रहिए। समझ के हम लोग अच्छे से अध्ययन करेंगे और समझ के इसे अपने माइंड में मेमोराइज करेंगे, याद करके रखेंगे। तापमान यानी कि क्षोभ मंडल और समताप मंडल के बीच को डिवाइड करने वाली रेखा क्या कहलाती है? ट्रोपोपाज। अब हम लोग आ जाते हैं समताप मंडल यानी स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर में क्या होता है? हवाई जहाज़ की उड़ान होती है। क्यों होती है? क्योंकि वहाँ मौसमी घटनाएं नहीं होती हैं। मौसमी घटनाएं अगर हो जाएं तो सभी वायु विमान गतिरोध में आ जाएं, क्योंकि उन्हें जब सामने से ओस कोहरा दिखाई देने लगता है, जो पायलट चलाता है हवाई जहाज़ को, तो वह अपने दिशा भ्रमण में आ जाता है, रडार भी काम करना बंद कर देता है, तो इससे उसके मार्ग में अवरोध पैदा होता है। इसलिए क्षोभ मंडल में ही, सिर्फ क्षोभ मंडल में ही मौसमी घटनाएं होती हैं। उसके ऊपर समताप मंडल यानी स्ट्रेटोस्फेयर में यह घटनाएं नहीं होती हैं। इसी कारण हवाई जहाज़ समताप मंडल में ही अक्सर उड़ा करते हैं। जेट विमान, हवाई जहाज़, जो अभी राफेल विमान आया है वो भी उसी में यानी समताप मंडल में ही उड़ेगा और वहीं उड़ता है। और दोस्तों समताप मंडल का विस्तार 18 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक है। समताप मंडल में ही ओजोन लेयर बन के बैठा है, यानी ओजोन लेयर जो विद्यमान है वो समताप मंडल में ही विद्यमान है। दोस्तों यहाँ का टेम्परेचर अगर बता दें, यहाँ तो तापमान का समान ह्रास दर काम कर रहा था, तापमान का समान ह्रास दर नियम काम कर रहा था, जो कि बढ़ते क्रम में यहाँ टेम्परेचर घटता जाता था, लेकिन यहाँ बढ़ते क्रम में टेम्परेचर बढ़ता ही जाएगा। क्यों बढ़ता जाएगा? अभी बताते हैं क्यों बढ़ता जाएगा। ये रहा ओजोन लेयर, ओजोन परत। दोस्तों ओजोन परत जैसे आपके दिमाग में आया होगा, सबसे पहले क्या दिमाग में सूझी होगी? यही ना कि सूर्य की किरणें, जो सूर्य की किरणों का पराबैंगनी किरण है, पराबैंगनी तरंगे हैं, वही ओजोन लेयर, उससे हमारी पृथ्वी की रक्षा करती है। हमारी पृथ्वी को एक तरफ से कहा जाए तो ये छतरी की तरह उसकी सेवा करती है, उसकी रक्षा करती है और उस पर विद्यमान सभी जीवों के लिए लाभदायक साबित होती है, क्योंकि यह पराबैंगनी किरणों को ऑब्जर्व कर लेती है। जब यह पराबैंगनी किरणों को ऑब्जर्व करती है तो इसका टेम्परेचर यहाँ बढ़ता जाता है। दोस्तों यहाँ क्षोभ मंडल में जो टेम्परेचर बढ़ा, घटता ये 45 यानी -45 डिग्री सेल्सियस तक आ पहुँचा। अब -45 डिग्री सेल्सियस से यहाँ ओजोन लेयर तक या 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाएगा। 0 डिग्री सेल्सियस यानी यहाँ प्लस में आ गया, यहाँ माइनस में था, तो यहाँ टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, यानी तापमान की वृद्धि होती जा रही है। क्यों होती जा रही है? क्योंकि ओजोन परत जो है
सूर्य की डायरेक्ट किरणों को, जो पराबैंगनी किरणें हैं, अल्ट्रावायलेट किरणें हैं, उसे एब्जॉर्ब कर रही है, जिससे तापमान यहाँ का बढ़ता जा रहा है। ये रहा समताप मंडल। अब हम बता दें ओजोन लेयर को सुरक्षित अभी भी ये नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो हमारी पृथ्वी यानी क्षोभ मंडल में जो सारी गतिविधियां हो रही हैं, जैसे फ्रिज का यूज करना, रेफ्रिजरेटर, ढेर सारी CFC गैसें निकालने वाली मशीनें, यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैसें निकालने वाली मशीनें, जब यह गैस बाहर निकालती हैं तो ये जाके ओजोन परत पे इसका ह्रास करती है। ओजोन परत में एक छिद्र भी हो चुका है, जो कि अंटार्कटिका महाद्वीप में बताया गया है। वहाँ उसे वैज्ञानिक यानी खगोल शास्त्रियों ने यह बताया कि वहाँ छिद्र हो चुका है अंटार्कटिका महाद्वीप में। ओजोन लेयर का छिद्र होना यानी यही CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो कि इसको नुकसान पहुँचा रहा है। अब ये क्या करती है? ओजोन परत पराबैंगनी किरणों को रोकती है। ओजोन लेयर के संरक्षण में एक अभियान भी चला, जिस अभियान को दोस्तों, उस अभियान को अभी हम बता देंगे आगे आपको। ये रहा ओजोन लेयर। इसकी मोटाई जो है, ओजोन लेयर की मोटाई 15 से 35 किलोमीटर तक है। 15 से 35 किलोमीटर तक ओजोन लेयर की मोटाई है। अब इसके बाद में आ जाता है मध्यमंडल। मध्यमंडल यानी मेसोस्फीयर। दोस्तों, स्ट्रेटोस्फीयर और मेसोस्फीयर को डिवाइड करने वाली जो रेखा है, जो परत है, उसे स्ट्रेटोपाज कहते हैं, यानी स्ट्रेटो। मध्यमंडल समताप मंडल को डिवाइड करने वाली परत को स्ट्रेटोपाज कहते हैं, यानी मध्यमंडल के और समताप मंडल को डिवाइड करने वाली परत को स्ट्रेटोपाज कहते हैं। ये दोस्तों स्ट्रेटोपाज, ट्रोपोपाज, उसके बाद आ जाएगा मेसोपाज। इन सभी जो पाज हैं, पाज बोले तो आप लोग इस तरह समझिए, पाज का अर्थ होता है कि डिवाइड करना, यानी दो गैसों को, दो परतों को अलग से डिवाइड कर देना, पाज कहलाती हैं। अब आ जाएगा मध्यमंडल यानी मेसोस्फीयर। मेसोस्फीयर में क्या होता है? उल्कापिंड जो अंतरिक्ष से जब पृथ्वी अपने गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण उसे आकर्षित करती है, तो उल्काएं जो हैं, उल्कापिंड जो हैं, पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करती हैं। वायुमंडल में प्रवेश करते करते जैसे बहिर्मंडल, आयनमंडल में आती हैं, वहाँ से आते आते जैसे मध्यमंडल में आएंगी, यहीं वो जलकर भस्म हो जाती हैं, राख हो जाती हैं, पृथ्वी तक नहीं पहुँच पाती हैं वो। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है जब पृथ्वी से टकरा जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे महाराष्ट्र का लोनार झील, जो कि खारे पानी का झील है, वो इसी का एक रूप है, इसी का एक वजह है, इसी का एक कारण है, यानी कि इसका उल्कापिंड। जब उल्कापिंड आके पृथ्वी से टकराया, उल्कापिंड का छोटा सा टुकड़ा, बहुत ज़्यादा छोटा टुकड़ा, क्योंकि वो अंतरिक्ष से जब आता है, पृथ्वी पे प्रवेश करता है, तो क्या होता है, वो वहाँ से जलते जलते खत्म होते होते छोटा सा, हम लोग अगर देखेंगे तो एक दाने की बराबर, एक रोरी के बराबर होगा। लेकिन वो जब आया महाराष्ट्र के में, जब आके टकराया, यानी अपनी पृथ्वी पे जब गिरा, तो महाराष्ट्र में गिरा। महाराष्ट्र की झील उसी का एग्जाम्पल है, जो कि लोनार झील है, वो खारे पानी की झील है। यहाँ क्या होता है, उल्कापिंड आके भस्म हो जाती है और यहाँ का तापमान बढ़ने लगता है, समझ लीजिए। यहाँ का तापमान भी बढ़ता जाता है। और सॉरी दोस्तों, बढ़ता नहीं जाता है, क्योंकि यहाँ जब प्लस में आ गया तापमान, तो इसके बाद में भी और प्लस में जाएगा तापमान, यानी यहाँ तापमान की वृद्धि नहीं होगी, यहाँ तापमान की गिरावट होगी। गिरावट होने की वजह से यहाँ ठंडा मौसम आयनोस्फीयर में आता है, यानी आयन मंडल में ठंडा होने लगता है। सबसे ज़्यादा कूलिंग यहीं पे होता है। मध्यमंडल से अब आयन मंडल में आते हैं, और मध्यमंडल आयन मंडल को जो विभाजित करने वाली रेखा होती है, जैसे मेसोस्फीयर, आयनोस्फीयर को विभाजित करने वाली रेखा मेसोपाज कहलाती है। ये रेखा मेसोपाज कहलाती है, आयन मंडल और मध्यमंडल को डिवाइड करने वाली रेखा। अब आ जाते हैं आयन मंडल। आयन मंडल में दोस्तों यहीं से जो रेडियो तरंगे होते हैं,
रेडियो वेव्स होते हैं, जो हम लोग रेडियो सुनते हैं टेलीविज़न के माध्यम से, जो उसकी तरंगें जाती है यहीं से परावर्तित होकर पृथ्वी पे टकराती है, फिर यहाँ सबको संचार माध्यम से, इस संचार माध्यम से सबको न्यूज़ संप्रेषित किया जाता है। आयनोस्फीयर यानी आयन मंडल कई परतों में विभाजित है। जैसे अगर नीचे से ऊपर बढ़ते क्रम में देखें तो डी, ई, एफ और जी परत। आइए इसे हम लोग यहाँ समझते हैं। डी परत, डी परत यानी दीर्घ तरंगे। ई परत यानी मध्यम तरंगे। एफ परत यानी लघु तरंगे। तो दोस्तों जी परत, एक जी परत है जो कि बहिर्मंडल में आ जाएगा। डी परत, ई परत और एफ परत, जी परत। डी परत यानी दीर्घ तरंगों को परावर्तित करने वाला परत। दीर्घ तरंगों यानी, सॉरी दोस्तों, दीर्घ तरंग नहीं, यहाँ रेडियो तरंग हो जाएगा। रेडियो वेव्स, दीर्घ रेडियो तरंग को परावर्तित करती है। ये मध्यम रेडियो तरंग को परावर्तित करती है, और ये क्या करती है, लघु रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है। दोस्तों ओजोन परत का संरक्षण यहाँ छूट गया था। ओजोन परत का संरक्षण क्या करता है, जो इसके संरक्षण के लिए एक समझौता किया गया जिसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहा जाता है, इसे मॉन्ट्रियल सम्मेलन कहा जाता है। मॉन्ट्रियल, यहाँ जगह नहीं बच रहा है, मॉन्ट्रियल सम्मेलन यहाँ लिख देते हैं। मॉन्ट्रियल सम्मेलन, ये मॉन्ट्रियल सम्मेलन कहाँ हुआ था, कनाडा में। दोस्तों ओजोन लेयर का जब क्षरण होने लगा तो उसके क्षरण को रोकने के लिए, उसे संरक्षित करने के लिए मॉन्ट्रियल सम्मेलन का आयोजन किया गया। यह मॉन्ट्रियल सम्मेलन का आयोजन कनाडा में किया गया। एक फैक्ट के रूप में है, हर एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। आयन मंडल में क्या पढ़ा रहे थे, डी, ई, एफ, जी। आपको एफ तरंग के बारे में बताने जा रहे थे। एफ तरंगे क्या करती हैं, यानी जो लघु तरंगे होती हैं, लघु रेडियो तरंगे लघु वेव्स को आयन मंडल से परावर्तित करके पृथ्वी की तरफ भेजती है। उसके बाद आ जाता है बहिर्मंडल। दोस्तों आयन मंडल का विस्तार 80 किलोमीटर से 640 किलोमीटर तक है। बहिर्मंडल का विस्तार 640 से 1000 इससे अबव है। आयन मंडल में क्या होता है, सैटेलाइट स्थापित की जाती है, यानी सैटेलाइट का स्थापना किया जाता है आयन मंडल में। आयन मंडल में जो, जैसे आप लोग जानते हैं ना, PSLV C51, PSLV C52, ये सब क्या है, सैटेलाइट है जो परिक्षेपित किए जाते हैं। और कहाँ किए जाते हैं, इसी मंडल में किए जाते हैं। आयन मंडल यानी आयनोस्फीयर में ही किए जाते हैं। क्यों किए जाते हैं, क्योंकि यहाँ से जो है पृथ्वी की आकर्षण शक्ति जो है कम हो जाती है। एक नगण्य माध्यम समझ ले सकते हैं कि नगण्य हो जाती है, वहाँ से सैटेलाइट यानी उपग्रह वापस नहीं आ सकता है। PSLV C52, PSLV C53, PSLV C51, ऐसी कई परीक्षण भारत के, जैसे DRDO, इसरो द्वारा श्रीहरिकोटा से, चांदीपुर से, अन्य जगहों से, जहाँ से ये प्रक्षेपित किए जाते हैं, लगातार प्रक्षेपित किए जाते हैं, ये यहीं आयन मंडल में ही प्रक्षेपित किए जाते हैं। ये सारी जो उपग्रह होते हैं, सैटेलाइट होते हैं। दोस्तों यहाँ आयन मंडल में सैटेलाइट प्रक्षेपित किए जाते हैं, उसके बाद बहिर्मंडल आ जाता है। एक बार आपको अगर ओवरव्यू दे दें इस टॉपिक का, यानी वायुमंडल की संरचना और संगठन का, यानी वायुमंडल की संरचना और संगठन के बारे में ओवरव्यू दे दें, तो वायुमंडल यानी वायु गैस है, मंडल घेरा है, यानी गैसों का आवरण है। कई ग्रहों के चारों तरफ गैसों का घेरा ही वायुमंडल कहलाता है।
उसके बाद नाइट्रोजन 78% जो कि प्रोटीन, पौधों में प्रोटीन निर्माण के कार्य आता है। ऑक्सीजन 21% जो कि जीवनदायिनी गैस है, जो आग जलने में सहायक होता है। आर्गन 0.93% जो कि एलईडी यानी लाइट इमिटिंग डायोड, एलईडी में इसका भरा जाता है। वहीं कार्बन डाइऑक्साइड जो कि 0.3% है, इसे क्या होता है, यह क्या कार्य करता है? कार्बन डाइऑक्साइड प्रकाश संश्लेषण में सहयोग होता है। पौधे क्या करते हैं? स्वपोषी होते हैं। कैसे स्वपोषी होते हैं? वो प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपनी ऊर्जा का अर्जन करते हैं, अपने भोजन को अर्जित करते हैं। वहीं वैश्विक तापन यानी ग्लोबल वार्मिंग में इसका काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण, काफ़ी ज़्यादा अहम भूमिका, इसके बढ़ने से काफ़ी खतरा मंडरा रहा है पूरे विश्व में, वर्ल्ड लेवल में। वैश्विक तापन को रोकने